Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Letters and Glasses. So student, today in this video we are going to discuss मॉडर्न हिस्ट्री. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पढ़ाए थे हैदराबाद के बारे में. ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जो कि एक स्वतंत्र, जो हम कह सकते हैं कि हैदराबाद की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. ठीक है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अवध, केरल और मैंने आपको रुहेलखंड, पंजाब, ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं आपको मैंने. ठीक है, तो उसके पढ़ाने के बाद में आज हमारा जो टॉपिक है मेन, वो हमें उस पर चलते हैं, समझते हैं. भारत में यूरोपीय कंपनी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन. क्या लिखा है स्टूडेंट, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन लिखा हुआ है. तो कैसे भारत में यूरोपीय कंपनी आई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे एक एक पॉइंट को. ठीक है, एक एक पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो ये शॉर्ट वीडियो है और इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन जो है कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई ऐसे अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि यूरोप में भारत के व्यापारिक संबंध जो है बहुत पुराने समय से थे. ठीक है, इससे पहले यूनानियों के समय से थे, यानी कि कहा जा रहा है मध्यकाल में. जब मध्यकाल की जब की बात हो रही है, किसके ज़माने की बात हो रही है, जब जो है कौन आया था, गजनी जो आया था यहाँ पर, गजनी में आया था गजनबी, उसके बाद समय की बात हो रही. फिर अकबर लोग आए. ठीक है, अकबर, जहांगीर, ये सब लोग आए, ज़माने की बात हो रही है मध्यकाल में. और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चला. ठीक है, एशिया का जो स्थान है वहाँ पर दक्षिण पूर्व के सभी एरियो से जो है भारत का व्यापार जो है चला. सवाल ये उठता है कि आखिर क्या परिस्थिति बनी कि यूरोपीय को एशिया से व्यापार के लिए पुनः जो है नए मार्गों की खोज करनी पड़ी. ये चीज़ हम समझेंगे. एक बार दोबारा से मैं समझाऊंगी, एक एक पैराग्राफ को समझेंगे. क्या लिखा हुआ है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, कोई अचानक से घटना नहीं थी, घटी बीती हुई थी, बल्कि यूरोपियों के साथ में भारत के व्यापारिक संबंध जो थे बहुत पुराने थे, यानी कि यूनानियों के समय से भी थे. मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार जो है अनेक मार्गों चला, यानी कि जल मार्ग, स्थल मार्ग, जो भी उस टाइम पर सूटेबल हुआ करते थे मार्ग. ठीक है, तो उस समय उन मार्गों से चला करते थे. ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन बनी जिससे कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार करने के लिए नए मार्ग खोजने पड़े. ठीक है, अब आगे यहाँ पर बात करते हैं 1493 की. कब की, 1493 नहीं, सॉरी 53. 1453 में की बात है, उस्मानिया सल्तनत. क्या लिखा हुआ है, उस्मानिया सल्तनत, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उस्मानिया सल्तनत की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एशिया माइनर में. कहाँ है स्टूडेंट, एशिया माइनर में है. एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया. किसने, 1453 में. ठीक है, उस्मानिया सल्तनत जो थी उसने एशिया माइनर को ही जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर जो है अधिकार कर लिया. तो पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्गों पर जो है तुर्कों का क्या हो गया, कंट्रोल हो गया. ठीक है, उनका नियंत्रण होगा. इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया. इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइसलैंड, जिसे बोलते हैं मसालों का द्वीप. क्या बोलते हैं, मसालों का द्वीप, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम उसको समझेंगे. क्या लिखा हुआ है, स्पाइस आइलैंड, यानी कि मसालों का द्वीप. ठीक है, आगे लिखा हुआ है मसालों का द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उस्मानी सल्तनत की. तो उस्मानी सल्तनत क्या है, और हमने पढ़ा था यहाँ पे किसके बारे में, एशिया माइनर के बारे में. ठीक है, तो एशिया माइनर को समझेंगे. क्या था एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर. ठीक है, एशिया माइनर की बात करें तो एशिया माइनर के अंदर दो चीज़ आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से द्वीप आते हैं. तो सबसे पहला है द्वीप जिसे हम बोलते हैं एशिया. इसके साथ बात करें हम यूरोप और एशिया को ही क्या कहा गया है, एशिया माइनर. ठीक है, अगर हम एशिया माइनर को हम देखें तो ग्रीक जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज स्टूडेंट, ग्रीक लैंग्वेज है. ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम. ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं अनातोलिया.
अनातोलिया, क्या बोलते हैं? अनातोलिया। तो अनातोलिया एशिया माइनर या फिर एशिया और यूरोप का रूप हुई कि इसको बोला गया है एशिया माइनर। इसको और ग्रीक लैंग्वेज में अनातोलिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों नाम है जो हैं, ये जो अनातोलिया जो है, एशिया माइनर जो है, ये किस में आता है? तो ये देखिए किस में आता है, तुर्की जो है, हम जो देश है, आपने देखा होगा तुर्की। जैसे कि वर्तमान समय की बात की जाए, जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय एक नाटक एक सीरियल जो है बहुत ज़्यादा चला, जिसका नाम है उस्मान। तो उस्मान की जो हिस्ट्री है वो इस के बारे में बताती है कि एशिया माइनर के अंदर उन्होंने जो है कस्तुनतुनिया पे कैसे उन्होंने अपना कंट्रोल किया। तो ये वही कस्तुनतुनिया है, ठीक है। और उन्होंने अनातोलिया पे किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रोल किया था, वही है ये चीज़। एक बार दोबारा देखिए, एशिया माइनर के अंदर क्या चीज़ हमने पढ़ी? एशिया माइनर जो कंटिनेंट है, दो द्वीप हैं, उनके बारे में बताता है, एशिया और यूरोप के बारे में। इसको ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अनातोलिया, जो कि तुर्की का एक क्या है? देश है, ठीक है। ये हमने समझा। चलते समझते हैं हमने समझा था किसके बारे में? स्पाइस, किसके बारे में समझा था? स्पाइस आइलैंड, जो कि क्या था? मसालों का द्वीप था, ठीक है। हमने इसके बारे में समझा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ में क्या बताते हैं? प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा जो है व्यापार करने में लगे अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना था। तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की थी। एक बार दोबारा समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ में यूरोपियों की जो मंशा थी व्यापार में लगे अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना था। यानी कि अरबों ने अरब वासी जो थे और वेनिस वासी जो थे, उन लोगों ने जिस भी व्यापार को करने के लिए अपने आप को खुद एकाधिकार के, भाई इस व्यापार को सिर्फ हम करेंगे, जो एकाधिकार जो ऑटोनॉमी जो होती है उसको तोड़ा। और तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना, पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की थी यूरोपियों की मंशा थी, ठीक है। एक बार दोबारा से देखेंगे एक बार। प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरब और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की थी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? यूरोपियों के लिए अब नए समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन नहीं रह गया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण जो है हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति तथा कुतुबनुमा, जिसे बोलते हैं दिशा सूचक, का आविष्कार भी हो गया था, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? फलत यूरोपीय लोग यह कार्य करने भी लगे थे। मतलब जब उनको क्या हुआ था, दिशा सूचक मिल गई थी, कुतुबनुमा मिल गया था, जिसके हिसाब से वो कहीं पर भी अगर यात्रा करने निकल जाते तो उन्हें पता चल जाता था कि वो वर्तमान समय में कौन सी भी दिशा में स्थित है। तो ये उनके लिए एक बड़ी ही उपलब्धि हुई, ठीक है। बात करें आगे क्या लिखा हुआ? नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। मतलब पुर्तगाल और स्पेन के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग खोज करो जाकर के लोगों से। इन देशों को के जो नाविक थे, ठीक है, नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की ज़्यादा से, मतलब वहाँ की जो सरकार थी मौजूदा, उन्होंने उनकी हेल्प की और भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं तो हमने भी क्या पढ़ा? पुर्तगाल और स्पेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आज हम किसी भी देश में गूगल मैप निकाला और बैठ चले जाते हैं, तो गूगल मैप निकालने से पहले पुर्तगाल और स्पेन ऐसे देश थे जिन्होंने अपने नाविकों को उतारा, ठीक है, कि भाई देख के आओ कौन सा देश कहाँ पर है। तो ये अपने आप में ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है पुर्तगाल और स्पेन का, ठीक है। बात करते हैं किसके बारे में? स्पेन और पुर्तगाल जो है, बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल जो है यूरोप का एक देश है, ठीक है। और स्पेन जो है यूरोप के, दक्षिण यूरोप के एक आइबेरिया नाम का एक प्रायद्वीप है, वहाँ पर है। इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे एक बार। आप हम पॉइंट पे आते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? इस पृष्ठभूमि में स्पेन का एक नाविक जिसका नाम था कोलंबस 1492 में कहाँ गया? अमेरिका में गया, सॉरी वो भटक गया, जिसकी वजह से वो अमेरिका में पहुँच गया, ठीक है। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज कर ली। मतलब बंदा कहीं पर, कहते हैं ना कि खाली बैठने से कुछ करना वाला और बेरोज़गारी से कुछ करने वाला, कहते हैं ना कि, तो वो बंदा जो है निकल गया, जिसका नाम था कोलंबस। 1492 में भटक गया, तो पता चला वो कहाँ है? अमेरिका में है। आगे बात करते हैं किसकी? इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज कर ली 1492 में, किसने? कोलंबस ने। उसके बाद में देखते हैं कि 1498 में पुर्तगाल के नाविक, कौन? पुर्तगाल के नाविक अभी हमने पढ़ा। पुर्तगाल कहाँ है? यूरोप का एक देश है, ठीक, हमने पढ़ा।
तो पुर्तगाल के नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, क्या था? वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक था। 1498 में एक नया समुद्री मार्ग उसने खोज निकाला जिससे वह उत्तर महासागरीय द्वीप पहुंच गया जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए ये पहुंचा भारत के कालीगढ़ पे, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था केरल में। केरल के 3 जो मैंने पढ़ाए थे स्टेट हुआ करते थे, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कालीगढ़। ठीक है, आपको तीनों स्टेट के बारे में बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहला तो कालीगढ़ था और जो 2 जो है वो बताना है आपको। ठीक है, केरल कर पहुंचा और उत्तर महासागरीय की खोज पुर्तगाली खोज करते जिसका नाम था नेविगेटर। उत्तर महासागरीय द्वीप जो है, उत्तर महासागरीय द्वीप उसकी खोज जिसने की थी उसका नाम है नेविगेटर। इसको बोलते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज बोलते हैं इसको, जिसने जो उत्तर महासागरीय की जो खोज जो की थी, जो कब की थी? 1488 में की थी। ठीक है, हमने पढ़ा 1498 में किसके बाद अमेरिका का कालीगढ़ में पहुंचा था वास्को डी गामा। 1492 में अमेरिका की खोज की थी किसने? कोलंबस ने। ठीक है, वास्को डी गामा हमने पढ़ा 1498 में कहाँ पहुंचा था? कालीगढ़ पहुंचा था। ठीक है, इसने किसकी खोज की थी? इंडिया की खोज की थी, हमने पढ़ा था। और केप ऑफ गुड होप सॉरी ये तो हो गया ना। उसके बाद हमने पढ़ा किस बारे में? उत्तर महासागर के बारे में। उत्तर महासागर की खोज किसने की? तो नेविगेटर ने खोज की, जो कि क्या था? जिसका नाम पूरा है बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि 1488 में जो है उत्तर महासागर द्वीप की खोज की। आगे बात करते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन के कैप्टन जिनका नाम था कैप्टन कुक, क्या नाम था? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। किसकी खोज की स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया खोज किसने की? तो कैप्टन कुक ने की। बात करें हॉलैंड के तस्मान ने, हॉलैंड जो है, हॉलैंड के एक तस्मान थे व्यक्ति, उन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, वॉन डीमैंड लैंड ने वर्तमान तस्मानिया की खोज की। तो ये सब चीज़ें खोज किसने कब कब की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमें अपने देश के अलावा और भी देशों के बारे में पता करना है। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो आपको रीड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक टेक केयर, बाय बाय।